नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। संस्कृत पेडागोजी सीरीज की यह प्रमुख 15वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रत्येकम भाषायाः शब्द श्रवणम शब्दावल्याः वृद्धि करोति सिद्धांतो अयम कथ्यति। यानी कि हमसे ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक भाषा में जब शब्दों को हम लोग सुनते हैं, प्रत्येक भाषा में जब शब्दों का श्रवण करते हैं यानी शब्दों को सुनते हैं, तो हमारे शब्दावली में यानी वोकैबुलरी में वृद्धि होती है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? ध्यान से समझिएगा, किसकी बात की गई है? सुनने की बात की गई है। और सुनना क्या होता है? रिसेप्टिव स्किल होता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढना है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि सार्थक शब्द संदर्भेषु बालका सर्वाधिकम शिक्षन्ते। यानी कि कहा जा रहा है कि बच्चे जो होते हैं वो मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा सीखते हैं। तो ये बात पॉजिटिव तो है, लेकिन ये हमसे प्रश्न इसके सिद्धांत के बारे में पूछा गया था, इसलिए इससे कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, परस्परम संपर्कार्थकम गतिविधि बालका निष्क्रिय गतिविधिनाम तुलनायाम अधिकम शिक्षन्ते। यानी कि ये कहा जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो इंटरेक्शन के माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं पैसिव एक्टिविटी की तुलना में। अब पैसिव एक्टिविटी क्या होता है? पैसिव मीन्स होता है निष्क्रिय होना। यानी कि देखिए, यहाँ पर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया था? प्रश्न हमसे पूछा गया था श्रवण के बारे में। श्रवण कौन सा स्किल है? रिसेप्टिव स्किल है। रिसेप्टिव स्किल के दौरान जो श्रोता होता है वो निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय किस सेंस में कि अगर वो शब्दों को बोल करके प्रोड्यूस करेगा या शब्दों को लिख करके प्रोड्यूस करेगा तो उसे हम लोग एक्टिव एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब बच्चा किसी बात को सुन रहा होगा या फिर पढ़ रहा होगा तो उस दौरान वो शब्दों को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसलिए उसे निष्क्रिय या फिर पैसिव एक्टिविटी कहते हैं। तो विकल्प में ये कहा जा रहा है कि बच्चे एक्टिव एक्टिविटी के माध्यम से यानी इंटरेक्शन के माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं किसकी तुलना में? पैसिव एक्टिविटी, यानी कि एक तरीके से रिसेप्टिव स्किल की बात की जा रही है। तो ये विकल्प निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि प्रश्न में हमसे ये बोला गया कि बच्चे श्रवण जितना ज़्यादा नए शब्दों को सुनेंगे उतना उनके शब्दों में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर रिसेप्टिव स्किल के बारे में प्रश्न हमसे पूछा गया है और विकल्प कह रहा है कि रिसेप्टिव स्किल कम इंपॉर्टेंट है, तो ये निगेटिव हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, छात्रा स्वरुचि या नाम शिक्षन्ते। यानी कि कहा जा रहा है कि छात्र जो है वो अपने रुचि से सीखते हैं। तो देखिए, ये तीनों जो विकल्प हैं ये इसके सिद्धांत को सही तरीके से व्याख्या नहीं कर रहा है। ये कौन सा सिद्धांत है ये हमसे पूछा गया, तो एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, यान शब्दान छात्रा सर्वाधिकम शृण्वन्ति तान ते शिक्षन्ते। यानी कि ये कहा जा रहा है कि बच्चे जितना ज़्यादा शब्दों को सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा वह शब्दावलियों के बारे में जानते हैं। यही प्रश्न में पूछा गया था कि जितना ज़्यादा बच्चे सुनते हैं उतना उनकी शब्दावली में वृद्धि होती है, वोकैबुलरी में वृद्धि होती है। ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे कि जब बच्चे पहली बार बोलना शुरू करते हैं तो उनसे आप जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे, यानी वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं लेकिन आपकी बातों को सुन रहे हैं, यानी जितना ज़्यादा वो लोग सुन रहे होते हैं उनके नए नए शब्दों की उनके शब्दावली में वृद्धि हो रही होती है। वही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सही तरीके से व्याख्या करता है। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कीदृशः उपागमः सावधानतया चिंतनानां च वर्गीकृतानां विषयाणां सम्यक उपयोगम करोति। यानी कि हमसे ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा उपागम है जिसमें एक तरीके से जो शब्द हैं उनका सही तरीके से सिलेक्शन किया जाता है केयरफुली और ग्रेडेड किया जाता है आइटम्स का। तो देखिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा, हमें क्या क्या विकल्प दिया गया। पहला योग्यता आश्रित उपागम, दूसरा निर्माणात्मक उपागम, तीसरा संरचनात्मक उपागम और चौथा संप्रेषणात्मक उपागम। तो कौन सा ऐसा एक अप्रोच है जो कि शब्दों को सही तरीके से चुनने की बात करता है? तो ध्यान से समझिएगा, संरचनात्मक उपागम यानी कि लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, जैसे इंग्लिश के लैंग्वेज स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद से आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद से आपका मेन वर्ब आता है, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं, ध्यान से समझिएगा, मैं खाना खा रहा हूँ, तो देखिए ये हिंदी में यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आया और खाना, यहाँ पर देखिए खाना क्या है? ऑब्जेक्ट है, और खा रहा हूँ तो खाना जो है वो वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में पहले सब्जेक्ट आया उसके बाद से ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन जब इंग्लिश की मैं बात करूँगा तो इंग्लिश का ये प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है। अगर इसी को मैं इंग्लिश में लिखूँ तो मैं लिखूँगा आई एम ईटिंग फूड,
अब देखिए आई अब हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद से एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ईटिंग क्या है, मेन वर्ब हो गया, ईट का आईएनजी फॉर्म हो गया, और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये एक निश्चित क्रम में हम लोग शब्दों का चयन कर रहे होते हैं, किस अप्रोच में, स्ट्रक्चरल अप्रोच में, जिसे हिंदी में संरचनात्मक उपागम कहते हैं। ठीक है, यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मूल्यांकन पद्धत्याः सातत्यम शुद्धि स्तरम च ज्ञातुम अयम मापदंडो अस्ति यत् यदा ते एव जन विशेषाः समूह विशेषाः वा मूल्यांकन पद्धत्याः पुनः पुनः प्रयोगं कृत्वा समानानेव परिणाम प्राप्नुयुः इयम स्थिति का कथ्यते। यानी कि ये कहा जा रहा है कि अगर एक व्यक्ति विशेष के द्वारा, देखिए किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी बच्चे का मूल्यांकन किया गया, और या फिर समूहों के द्वारा, समूह विशेष के द्वारा मूल्यांकन किया गया, और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बार बार देखिए पुनः पुनः बार बार बच्चे का मूल्यांकन किया जा रहा है और हमें समान रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, देखिए समान रिजल्ट, समान परिणाम प्राप्त हो रहा है, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग विश्वसनीयता कहते हैं उस प्रश्न पत्र का। यानी कि वो प्रश्न पत्र विश्वसनीय है, यानी दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस प्रश्न पत्र का जांच करेगा तो अगर बच्चे को समान अंक मिल रहा है तो उसे बोला जाएगा कि वो प्रश्न पत्र विश्वसनीय है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव बोल रहे होते हैं, एक तरीके से रिलायबल बोल रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों बोला जाता है, उसको विश्वसनीय क्यों बोला जाता है? क्योंकि चारों विकल्पों में से कोई एक उत्तर कंफर्म है कि आपका होगा ही होगा, और चारों में से अगर सही उत्तर को आपने टिक कर दिया तो दुनिया का कोई भी टीचर उसे चेक करेगा या फिर कोई भी व्यक्ति विशेष उसे चेक करेगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी टीचर विशेष या फिर किसी समूह विशेष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपसे निबंधात्मक प्रश्न की बात करूं तो निबंधात्मक प्रश्न में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति उस प्रश्न का मूल्यांकन करते दौरान जब वो पूरे प्रश्न को पढ़ रहा होगा, पूरे उत्तर को पढ़ रहा होगा, जो कि 4-5 पेज में निबंध के तौर पर उसका उत्तर लिखा गया होगा, तो प्रत्येक व्यक्ति विशेष या फिर प्रत्येक टीचर विशेष उसमें कुछ अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ों को खोज रहा होता है जो कि उसे एप्रोप्रिएट लगता है। तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति के आधार पर एक तरीके से जो नंबर है बच्चे का वो अलग अलग आने की संभावना है, यानी जितने टीचर होंगे उतना अलग अलग नंबर आएगा। आप इसी प्रकार से देखते होंगे जब बीए बीएससी में कॉपी चेक होती है तो वहां पर नंबर्स में इतना डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है? इसी वजह से देखने को मिलता है क्योंकि वहां पर निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, और अगर वहीं पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाए तो दुनिया का कोई भी टीचर चेक करे तो सबके उत्तर मतलब अगर आपने एक ही उत्तर लिखा है तो दुनिया का कोई भी टीचर लिखे जांच करे तो सबका एक ही नंबर मिल करके आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर फिक्स होता है कि इसका उत्तर यही होगा। ठीक है, तो जो यही हमसे पूछा गया है कि अगर एक व्यक्ति विशेष या फिर समूहों का विशेष बार बार अगर एक ही प्रश्न को चेक कर रहा है और उसका उत्तर समान मिल रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसे हम लोग ये बोलेंगे कि प्रश्न पत्र जो है वो विश्वसनीय है। ठीक है, ये किस प्रकार का गुण है? विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उपचारात्मक अध्यापनम अस्ति। उपचारात्मक यानी कि रेमेडियल टीचिंग कब किया जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले बच्चे को कोई चैप्टर या फिर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद से बच्चे का एक तरीके से आ रही समस्याओं को जानने के लिए सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, यानी कि निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण में बच्चे को आ रही समस्या के बारे में पहचान कर करके अब उस समस्या को दूर करने के लिए बच्चे को फिर से रेमेडियल टीचिंग दिया जाता है। यानी कि रेमेडियल टीचिंग किसके बाद होता है? ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद होता है, यानी निदानात्मक परीक्षण के बाद होता है। एक ही विकल्प में निदानात्मक परीक्षण की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, यत निदानात्मक परीक्षायाः पश्चात कार्यते, यानी कि ये निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, काचिद अध्यापिका कक्षाम पंचाननाम समूहेषु विभज्यति, यानी कि एक अध्यापिका है जो कक्षा में बच्चों को 5-5 के समूह में बांट देती है। ठीक है, 5-5 के समूह में बांट देती है, और उसके बाद से देखिए, सा कस्यापि प्रतिवेदनस्य कांचित अंशान ददाति सा टिप्पणी निर्माणम कर्तुम तेषां सारम चापि निर्मातुम कथयति सा किम प्रोत्साहितम प्रत्यते। यानी कि ये कहा जा रहा है कि एक शिक्षिका जो है वो कक्षा के बच्चों को 5 के ग्रुप में बांट देती है और उनको कुछ हैंडआउट्स देती है, कुछ नोट्स देती है, कुछ एक तरीके से वर्कशीट देती है। ठीक है, रिपोर्ट का, और उनसे कहती है कि इस पर आधारित एक नोट्स बनाइए और एक ब्रीफ समरी लिखिए। तो ये किस प्रकार का एक तरीके से टीचर किसको प्रमोट कर रही है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो हैंडआउट्स या फिर जो बच्चे को
वर्कशीट दिया गया है उसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया होगा वो औपचारिक भाषा होगा। क्यों? क्योंकि लिखने में या फिर जो हमारे किताब में जो वर्कशीट में भाषा होती है वो उसे औपचारिक भाषा बोलते हैं। तो बच्चा यहाँ पर जो कुछ भी डील कर रहा है, चाहे वो इसका समराइज करने की बात हो या फिर इसको पढ़ने की बात हो, तो वो सब औपचारिक भाषा में ही डील हो रहा है, औपचारिक भाषा का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो भाषा के दो प्रकार के कौशल होते हैं। एक होता है जब हम अनौपचारिक तरीके से किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो हमारे भाषा बोलने का कौशल है उसे हम लोग बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं, यानी BICS बोलते हैं। तो ये कैसा होता है? ये अनौपचारिक होता है। ध्यान से समझिएगा, ये अनौपचारिक होता है। यानी कि जैसे कि आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, आप अपने परिवार के सदस्यों से बात कर रहे हैं, मतलब ऐसी भाषा जिसे आप ऑफिस में यूज नहीं कर सकते उसे हम लोग अनौपचारिक भाषा बोलते हैं। ठीक है? तो जब हम एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, दोस्तों में, परिवार के सदस्यों में, तो हम इसी भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो ये जो भाषा को यूज करने का कौशल है इसे BICS बोलते हैं, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, और इसे हिंदी में आधारभूत परस्पर संप्रेषणात्मक योग्यता बोलते हैं। तो ये अनौपचारिक होता है। लेकिन प्रश्न में हमसे क्या बोला गया है? बच्चे को जो एक तरीके से दिया गया है, हैंडआउट दिया गया है, जो वर्कशीट दिया गया है, उसमें औपचारिक भाषा होगी। औपचारिक भाषा की होगी, यानी कि ये अनौपचारिक वाला हमारा उत्तर नहीं होगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक उन्नत भाषा क्षमता, यानी कि CALP, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यानी कि बच्चा औपचारिक भाषा में एक तरीके से भाषा का प्रयोग करने के लिए कौशल रखता है। तो ये होता है जब बच्चा औपचारिक भाषा में डील करता है तो CALP होगा, और जब अनौपचारिक भाषा की बात आएगी तब BICS होगा। यहाँ पर चूंकि किताबी भाषा की बात की गई थी, और किताबी भाषा जो होता है वो औपचारिक भाषा ही होता है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? CALP बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, त्रुटयः कस्य कृते शिक्षण क्षेत्राणि अनुनिवेशाश्च संति। यानी कि हमसे ये बोला जा रहा है कि जो त्रुटि होती है, बच्चों के द्वारा जो एरर किए जाते हैं, वो किसके लिए एक तरीके से लर्निंग एरिया या फिर किसके लिए फीडबैक प्रोवाइड करता है। तो देखिए, जो बच्चों के द्वारा त्रुटि की जा रही है वो शिक्षार्थियों के लिए भी एक तरीके से फीडबैक का काम करेगा, और टीचर के लिए भी। शिक्षार्थियों के लिए कैसे? जैसे देखिए, मान लीजिए कल कक्षा में बच्चे को कुछ चैप्टर बताया गया, और कल बच्चे को लग रहा था कि हाँ, मैं पूरी तरीके से समझ चुका हूँ, 100% कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया, लेकिन कल ये पढ़ाया गया। लेकिन मान लीजिए आज बच्चे का टेस्ट हो रहा है और बच्चा टेस्ट में कुछ कम नंबर पाया या फिर प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो भले यहाँ पर देखिए बच्चे ने त्रुटि की, यानी कि वो प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, बच्चे की गलती मानी जाएगी। लेकिन इस गलती के माध्यम से बच्चा समझ पाएगा कि हाँ, मुझे जो कल लग रहा था कि मैंने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब उसे फीडबैक मिलेगा कि नहीं, मैं कॉन्सेप्ट को समझा नहीं हूँ। यानी ये छात्रों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ देखिए, मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे हैं, जिसमें से 40 बच्चे वही त्रुटि दोहरा रहे हैं, एक ही गलती बार बार दोहरा रहे हैं, तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि एज ए टीचर हमने जो शिक्षण विधि का प्रयोग किया है, हो सकता है वो एप्रोप्रिएट ना हो, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट को प्रश्न यानी कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया, इसीलिए पूरी कक्षा इस प्रकार की त्रुटि कर रही है। यानी कि ये टीचर को भी फीडबैक देगा अपने पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स को समझने में के लिए और एप्रोप्रिएट पेडागोजिकल मेथड को चुनने के लिए। तो ये दोनों के लिए एप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? A और B उभय, यानी A और B दोनों इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गतिबोधक गतिविधियः केन संबंधा संति। यानी कि गतिबोधक गतिविधि जो होता है वो किससे संबंधित होता है? ध्यान से समझिएगा, प्रश्न हमसे क्या बोला गया है? गतिबोधक, यानी कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें मूवमेंट हो सकता है? चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि सतर्कता, यानी कि माइंडफुलनेस, तो सतर्क रहने में कोई भी बॉडी का मूवमेंट नहीं होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। श्रवण गतिविधि, सुनने के दौरान जब हम जैसे आप अपने मोबाइल में मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो क्या इस समय आपका बॉडी मूवमेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है। आप किसी चेयर पर बैठे होंगे, बेड पर बैठे होंगे, या फिर कुछ भी कर रहे होंगे, तो सुनने के दौरान आपका बॉडी मूवमेंट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब ये मत कहने लगे कि मैं टहल टहल करके पढ़ रहा हूं तो मेरा मूवमेंट हो रहा है। नहीं, वो तो आप अपनी इच्छा से टहल रहे हैं ना। जैसे सुनने के लिए आपको मूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपके लिए सुनने के लिए मूवमेंट करना जरूरी है? नहीं जरूरी है, आप बैठकर भी सुन सकते हैं। तो श्रवण गतिविधि के दौरान मूवमेंट नहीं होता है, ये निगेटिव हो गया। ठीक है, पहला देखिए, मौखिक भाषा संभाषणम, मौखिक संभाषणम यानी कि मौखिक रूप से वाचन की बात की जा रही है, तो बोलने में भी कोई भी बॉडी का मूवमेंट नहीं होता, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, फिर से वहीं आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि क्या हम लोग चल चल करके बात करें तो वो माना जाएगा? देखिए, होता तो है, लेकिन आप ये देखिए ना कि मौखिक भाषा के लिए क्या मूवमेंट एकदम मैंडेटरी है?
नहीं मैंडेटरी, आप बिना चले भी, बॉडी के मूवमेंट किए बिना भी आप आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इसमें गतिबोधक गतिविधि इसे नहीं माना जाता है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, शारीरिक संचालन गतिविधियां। इसे हम लोग संपूर्ण शारीरिक गतिविधि संचालन गतिविधि के नाम से भी जानते हैं, और इसका एक और नाम होता है इंग्लिश में टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बच्चे को प्राइमरी में कविता पढ़ा रहा हूं, जैसे एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा, तो इस कविता के दौरान मैं अपने चेहरे के और साथ ही साथ अपने बॉडी के पार्ट्स के भी गति करूंगा, ताकि बच्चा और अच्छे तरीके से समझ पाए। जैसे कि मैंने कविता बोला एक मोटा हाथी, तो जब मैं मोटा शब्द यूज कर रहा हूं तो अपने दोनों हाथों को फैला करके मोटापे का इशारा करूंगा, और जब मैं बोला हाथी शब्द बोलूंगा तो अपने हाथ के केहूनी को नाक से सटाते हुए सूंड बनाने का इशारा करूंगा। तो ये मेरे बॉडी का जो मूवमेंट है, मेरे बॉडी पार्ट्स का जो मूवमेंट है, इससे फायदा ये होगा कि ऐसे बच्चे जो कि श्रवण बाधित होंगे, जो सुन नहीं सकते थे, जो मैं बोल रहा हूं वो सुन नहीं सकते थे, लेकिन जब मैं मूवमेंट कर रहा हूं बॉडी का, तो मेरे चेहरे के हाव भाव साथ ही साथ मेरे बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को देख करके उनको कुछ हिंट मिलेगा कि आखिर किस टॉपिक पर बात हो रही है, टीचर किस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं। तो इसे बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसी में बॉडी का मूवमेंट होता है, और यही हमसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कश्चिद चतुर्थी कक्षायाः छात्रः स्वमातु सहायतया पाठं पठितुं तदा धारितं कार्यं च कर्तुं समर्थो अस्ति। वाइगोत्स्की महोदयस्य सिद्धांतानुसारं मातां किं कार्यं करोति। यानी कि हमसे ये कहा जा रहा है कि कोई एक शिक्षार्थी है जो कि चौथी कक्षा की बच्ची है, ठीक है, और वो अपने माता की हेल्प से जो टेक्स्ट है उसको पढ़ पा रही है और टास्क को भी कर पा रही है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ये किस प्रकार की क्या चीज़ है जो उनकी माता के द्वारा किया जा रहा है, तो इसे हम लोग स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। इसी को हिंदी में पाड़ बोला जाता है, और यहाँ पर सोपानीकरणम दिया गया है। स्कैफोल्डिंग इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, बच्चे को जो शुरुआती मदद दी जाती है, जो कि बच्चे को उस कार्य को सीखने में और करने में हेल्प देता है, उसे हम लोग स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। और ले वाइगोत्स्की ने यही बोला था कि बच्चे को जो शुरुआती मदद दी जाती है, जो कि उसको कार्य करने में मदद करेगा, ये इसके लिए स्कैफोल्डिंग वर्ड यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, केन साधनेन छात्रस्य भाषा क्षमता सम्यक वर्धयितुं शक्यते। यानी कि हमसे ये बोला जा रहा है कि लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होने के लिए कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि छात्रों की मदद करेगा, यानी कि कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि छात्रों को लैंग्वेज यानी भाषा में प्रोफिशिएंट बनाएगा। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि व्याकरण नियमानाम कंठस्थीकरणेन, कंठस्थ करना, रटना, याद करना, ये सभी हमेशा निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। चलिए तीसरा विकल्प दिया गया है शब्दावली वर्धेन, यानी कि शब्दावली यानी वोकैबलरी को इन्हेंस करने की बात की जा रही है। तो देखिए हमारे शब्दावली में आप 5000, 10,000, 5 लाख शब्दों को इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन अगर आप उस लैंग्वेज का यूज नहीं कर पा रहे कम्युनिकेट करने में, तो ये भाषा की क्षमता नहीं बोली जाएगी। क्योंकि लैंग्वेज सीखते ही हम लोग इसलिए हैं ताकि उसका जो उच्चतम उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चा उस लैंग्वेज को यूज करके कम्युनिकेट कर पाए, दूसरे से अंतःक्रिया कर पाए, बातचीत कर पाए। तो केवल शब्दों को जानना मात्र भाषा क्षमता नहीं है, ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, नियमित श्रुतलेख अभ्यासेन, यानी कि नियमित रूप से श्रुतलेख का अभ्यास करने के सेंस में कहा जा रहा है, यानी डिक्टेशन जो श्रुतलेख होता है उसका नियमित अभ्यास करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, क्योंकि आप केवल सुन करके लिख रहे हैं। यहाँ पर भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसमें केवल 2 ही कौशल की बात की जा रही है। एक तो श्रवण कर रहे होंगे, जब आप सुन रहे होंगे तो श्रवण कौशल विकसित होगा, और लिखते समय लेखन कौशल विकसित होगा। बाकी आपका वाचन कौशल और पठन कौशल की बात नहीं की जा रही है, इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, कार्याधारित गतिविधिषु भाग ग्रहणेन, यानी कि कार्य आधारित जो गतिविधि होती है उसमें भाग लेने की बात की जा रही है, उसमें पार्टिसिपेट करने की बात की जा रही है। तो ये भाषा क्षमता के संदर्भ में बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसका बेसिकली तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बच्चा नेचुरल इन्वायरमेंट में उस लैंग्वेज को यूज कर रहा है कम्युनिकेट करने के संदर्भ में। एक तो वर्बली वो कम्युनिकेट कर सकता है और दूसरा रिटेन कम्युनिकेशन कर सकता है। तो रिटेन कम्युनिकेशन में जब किसी को चिट्ठी लिखेगा, तो लेखन कौशल विकसित हुआ, और जब वहां से रिटर्न चिट्ठी आएगा तो पठन कौशल उसका विकसित होगा उस चिट्ठी को पढ़ करके। और जब किसी से कम्युनिकेट कर रहा होगा वर्बली, तो बोलने से उसके वाचन कौशल को विकसित किया जा सकता है, और जब अगला बंदा रिएक्ट कर रहा होगा तो उसकी बातों को सुन करके उसमें श्रवण कौशल को विकसित किया जा सकता है।
सकता है। इसे ही बोलते हैं कार्य आधारित गतिविधि। यानी कि देखिए कुछ ना कुछ बच्चा करके सीख रहा है, चाहे आप वर्बली कम्युनिकेट करिए या फिर रिटन कम्युनिकेशन करिए, ठीक है, दोनों में कार्य आधारित गतिविधि में बच्चे की भाषा क्षमता सबसे अधिक तरीके से वृद्धि की जा सकती है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शरीर भाषा संकेताः सततम दृष्टिपातः इत्यानि निम्नलिखितस्य उदाहरणानि सन्ति। यानी कि कहा जा रहा है कि बॉडी लैंग्वेज जो होता है, हमारा जो बॉडी का मूवमेंट होता है उसके माध्यम से जो हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, यानी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारे चेहरे की हाव भाव है, यानी जेस्चर्स और आई गेज, यानी कि जो लगातार हम आई कांटेक्ट बना पाते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये सब हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के उदाहरण होते हैं। नॉन वर्बल यानी कि बिना बोले हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे कि आपने टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स की अगर बात देखी थी, तो अगर मान लीजिए वहां पर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में हम लोग बोल भी रहे होते हैं और बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हम बोल नहीं रहे हैं, केवल बॉडी का मूवमेंट करके बच्चों को इशारा दे रहे हैं, तो ये क्या बोला जाएगा? ये नॉन वर्बल यानी बिना बोले कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, मौन संप्रेषण। मौन संप्रेषण यानी बिना बोले हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों की एक बार बात कर लेते हैं। देखिए पहला विकल्प कहा जा रहा है कि संकेतानाम, संकेत को अंग्रेजी में सिग्नल्स कहते हैं। तो सिग्नल्स या फिर संकेत आप जो साइन लैंग्वेज होता है उस सेंस में कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर संकेत यानी साइन लैंग्वेज की बात नहीं की जा रही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। मौखिक संप्रेषणम, तो यहां पर बोला गया कि बिना बात किए हुए ही कम्युनिकेट करना है, क्योंकि हम कुछ भी मुख से नहीं बोल रहे हैं, केवल बॉडी लैंग्वेज से संकेत के माध्यम से सतत दृष्टिपात यानी कि आई कॉन्टैक्ट के माध्यम से कर रहे हैं। तो यहां पर मौखिक कहां हुआ? मौखिक तो तब होता है ना जब हम मुख से कुछ बोल रहे होते हैं, मुख से कुछ भी नहीं बोला गया तो निगेटिव हो गया। कंप्यूटर माध्यमेन संप्रेषण यानी कि कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। तो कंप्यूटर के माध्यम से भी अगर हम लोग कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर हमारे बॉडी लैंग्वेज थोड़ी वहां पर दिखेगा, वहां पर हम कुछ संकेत थोड़ी देंगे, वहां पर हम आई कांटेक्ट थोड़ी बना पाएंगे। तो ये कंप्यूटर आधारित भी संप्रेषण नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 मौन संप्रेषण, जिसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।